प्रिया, तुम बुरे मूड में लग रही हो। क्या कुछ गड़बड़ है? आदित्य ने जेब में हाथ डाले सीढ़ियों से उतरते हुए पूछा। आदित्य ने महसूस किया कि प्रिया को देखकर उसका दिल थोड़ा हिल गया था, जो 2 साल पहले की तुलना में और भी अधिक सुंदर लग रही थी। मैं ठीक हूं, मैं बस कुछ लोगों से थोड़ी घृणा करती हूं। प्रिया ने फिर शौर्य को देखा, जिसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। बिल्कुल, तुम अपनी जगह जाने बिना बकवास कैसे कर सकते हो? जयसलीन और दूसरी लड़कियां भी शौर्य से नफरत करती दिखीं। वे सभी शौर्य को उसके चेहरे पर एक तीखे भाव के साथ घूर रही थीं। आदित्य ने शौर्य को देखा। जब वह पहले रेस्तरां में आया था तो उसने देखा था कि प्रिया पहले से ही शौर्य से नाखुश थी। हालांकि सीढ़ियों से नीचे आने के बाद प्रिया शौर्य से और भी अधिक दुखी और नाखुश दिखी। आदित्य को शौर्य के कपड़ों से ही उसकी हालत पता चल गई थी। क्या आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? आप दोनों इस बारे में बात क्यों नहीं करते? आप सभी सहपाठी हैं, इसलिए आपको एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करनी चाहिए। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें इस समय शौर्य पर केंद्रित थीं। नमस्ते मेरे दोस्त, मेरा नाम आदित्य है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद आदित्य ने शौर्य से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिससे उसके हाथ में एक सोने की रोलेक्स घड़ी दिखाई दी। पहली नजर में ही गोल्ड रोलेक्स घड़ी असाधारण थी और सभी लड़कियां उसे प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थीं। शौर्य तुरंत समझ गया कि आदित्य ईमानदार नहीं था और उसके इरादे दुर्भावनापूर्ण थे। जैसे ही वह शौर्य से हाथ मिलाने वाला था, आदित्य ने अचानक अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ पूछा, वाह मेरे दोस्त, तुम्हारी टी-शर्ट किस ब्रांड की है? मैंने इस ब्रांड को पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी अभी विदेश से लौटा हूं? आदित्य ने शौर्य को घूरते हुए अपने चेहरे पर एक ऐसा भाव बनाया जो हैरान कर देने वाला था, और शौर्य को देखकर उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। आदित्य प्रिया को प्रभावित करना चाहता था और वह बता सकता था कि प्रिया का शौर्य के साथ बहुत खराब रिश्ता था। हाँ, यह तो एक साधारण ब्रांड है। शौर्य का आदित्य के साथ बहस करने का इरादा नहीं था। उसे आदित्य जैसे किसी व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं थी। सच कहूं तो शौर्य ने अपनी बहन द्वारा दिए गए यूनिवर्सल ग्लोबल सुप्रीम शॉपर्स कार्ड का उपयोग करके कपड़े खरीदने की योजना पहले ही बना ली थी। हालांकि उसे लगा कि 20 की न्यूनतम शॉपिंग थोड़ी ज्यादा थी। ओह, क्या यह वाकई एक साधारण ब्रांड का है? वैसे रोनित, क्या तुमने इस ब्रांड को पहले कभी देखा है, क्योंकि तुम हमेशा से ही देश में रहे हो? आदित्य ने अपने सहपाठी की ओर देखा। रोनित आदित्य का दोस्त था और वह प्रिया से लेकर हेले और जैकलिन तक सभी खूबसूरत लड़कियों को घूरने में व्यस्त था। आदित्य ने जब उससे सवाल पूछा तो रोनित को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है। उसके बाद रोनित ने अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराया और कहा, नहीं, मैंने इस ब्रांड को पहले कभी नहीं देखा है। क्या तुम चाहोगे कि मैं इसे इंटरनेट पर देखूं? दोनों ने गंभीरता से अपनी चर्चा जारी रखी। वास्तव में हर कोई बता सकता था कि वे शौर्य का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि शौर्य बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं दिख रहा था। इस समय प्रिया और अन्य लड़कियों के चेहरे पर शौर्य को देखते हुए संतुष्टि के भाव थे। हाँ, आदित्य से ईर्ष्या करने के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। अब हम दूसरे लोगों को गरीब होने के लिए उसका मजाक उड़ाते हुए देखेंगे, जैसलिन ने हंसते हुए कहा। आखिरकार आदित्य विदेश में पढ़ाई करने के बाद अभी अभी देश लौटा है। वैसे भी शौर्य की तुलना उससे कैसे की जा सकती है? प्रिया ने भी धीमी आवाज में कहा। प्रिया को स्पष्ट रूप से पता था कि आदित्य उसकी वजह से शौर्य का मजाक उड़ा रहा था और उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहा था। इससे प्रिया बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे लगा कि आदित्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। आदित्य, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूं। शौर्य की ओर देखने के बाद प्रिया ने जल्दी से आदित्य का परिचय टेबल के चारों ओर बैठे सभी लोगों से कराया। उसके बाद आदित्य ने रोनित को प्रिया और उसके दोस्तों से भी मिलवाया। रोनित के परिवार के पास मेबेरी सिटी में सबसे बड़ी प्रशिक्षण अकादमियों में से एक थी। वे दोनों टेबल पर बैठ गए और आदित्य स्वाभाविक रूप से प्रिया के सामने बैठ गया। दूसरी ओर रोनित को जैकलिन और कनिका में बहुत दिलचस्पी थी। लड़कियां आदित्य और रोनित को घूरती रहीं, क्योंकि वे बातचीत जारी रखते थे। दुर्भाग्य से आदित्य की उपस्थिति ने अचानक सब कुछ बदल दिया और इससे विशाल को थोड़ा अजीब लगा। शौर्य यह भी बता सकता था कि कणिका को लेकर थोड़ा परेशान था।
वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था और अपने दोस्त की उपेक्षा होते हुए नहीं देख सकता था। सौभाग्य से शौर्य पहले से ही इस तरह की स्थिति के लिए तैयार था। छात्रावास छोड़ने से पहले शौर्य ने वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट के प्रबंधक जैक को पहले ही फोन कर दिया था। उसने उससे कहा कि वह आज कुछ दोस्तों को वहां लाना चाहता है और उसने जैक से उसके लिए जरूरी व्यवस्था करने को कहा। वह नहीं चाहता था कि विशाल को कणिका के सामने अच्छे से पेश करना चाहता था। इसके अलावा शौर्य जानता था कि रिया हमेशा से वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट जाना चाहती थी। जब रोनित को पता चला कि विशाल ने आज कणिका को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया है, तो उसने कणिका से तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। वह विशाल को उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके माता पिता के व्यवसाय के बारे में सवाल करता रहा। दूसरे शब्दों में, वह परोक्ष रूप से विशाल से पूछ रहा था कि क्या वह अमीर है। शौर्य वास्तव में इस तथ्य को सामने लाना चाहता था कि उसने लंच के बाद समूह के लिए वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट जाने की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। इस समय आदित्य ने अचानक कहा, वैसे जब मैं देश वापस आया तो मैंने कुछ सुना। मैंने सुना कि रावत परिवार दिवालिया हो गया है और उन्होंने ग्रैंड मार्शल रेस्तरां खो दिया है जो मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर उनका था। मेरे पिता आकाश के पिता के दोस्त हुआ करते थे। मैं उन्हें ग्रैंड मार्शल रेस्तरां खरीदने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय प्रिया की पलकें थोड़ी झपक रही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब सब कुछ सामने आया तो आकाश उनके ठीक बगल में था। जब लड़कियों ने सुना कि आदित्य ग्रैंड मार्शल रेस्तरां को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा है तो वे बेहद उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने तुरंत आदित्य के साथ अच्छे दोस्त बनने का मन बना लिया। प्रिया ने कहने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, हम आकाश और उसके परिवार के बारे में जानते हैं। हमने सुना है कि उसने मेबेरी सिटी में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज किया और यही कारण है कि उसका पूरा पारिवारिक व्यवसाय रातों रात दिवालिया हो गया। रावत परिवार हमेशा मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर ग्रैंड मार्शल रेस्तरां से होने वाले मुनाफे पर निर्भर था। इसलिए मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि अब वे क्या करने जा रहे हैं जब उन्हें तुरंत अपने शेयर वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आदित्य संतुष्टि से देख रहा था क्योंकि सभी लड़कियां उसकी आंखों में प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देख रही थीं। उसे वास्तव में यह ध्यान अच्छा लगा। उसने सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है, मेरे पिता मेरी बात से सहमत हैं और वह रेस्तरां को भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। आखिरकार हर कोई मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर किसी भी व्यवसाय या दुकान का व्यावसायिक मूल्य जानता है। जब तक आप वहां कोई व्यवसाय खोल सकते हैं, आप निश्चित रूप से बहते पानी की तरह पैसा कमाएंगे। मेरे पिताजी ने यह भी बताया कि वहां एक बहुत ही भव्य और शानदार बंगला है जिसके अंदर एक गर्म पानी का झरना है। वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट। जब सभी ने गर्म पानी के झरनों वाले बंगले का जिक्र सुना तो वे बहुत उत्साहित थे। आदित्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर उसने कहा, क्या तुम में से कोई पहले भी वहां गया है? जब आदित्य ने यह सवाल पूछा तो प्रिया को अचानक याद आया कि पिछली रात वे कितने शर्मिंदा हुए थे। हालांकि वह आदित्य से सच्चाई नहीं छिपाना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से उसे सब कुछ बता दिया जो हुआ था। उसकी व्याख्या सुनने के बाद आदित्य मुस्कुराया और फिर बोला, अच्छा, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि आकाश खुद को इतना बेवकूफ बना लेगा। प्रिया, चूंकि तुम पिछली बार वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट में नहीं जा पाई थी, इसलिए मैं तुम्हें आज वहां ले जा सकता हूं। मुझे बस अपने पिता को फोन करना है। आह, सच में? तुम सबसे अच्छे हो आदित्य, जयसलीन ने आकर्षक तरीके से कहा। बेशक मैं गंभीर हूं, मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी अपने पिता को फोन करता हूं। उसके बाद आदित्य ने अपने पिता को फोन करने से पहले अपना सेल फोन निकाला। अपने पिता को स्थिति समझाने के बाद आदित्य ने तुरंत फोन काट दिया। क्या हमें अभी वहां जाना चाहिए? मुझे डर है कि दोपहर में उनके यहां और भी मेहमान आएंगे। अगर वहां भीड़ भाड़ है तो मेरे पिता हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जरूर। सभी लड़कियां इस समय वहां से जाने के लिए तैयार थीं। ठीक है, तो मैं रोनित के साथ कार लेने जाऊंगी। हम 2 कारों में जाएंगे। आदित्य ने रोनित के साथ कार लेने जाने की तैयारी करते हुए कहा। लेकिन आदित्य, 7 लड़कियां हैं, इसलिए हमारे लिए 2 कारें ही काफी होंगी। लेकिन उनका क्या? प्रिया ने विशाल और बाकी लड़कों की ओर इशारा करते हुए पूछा। आदित्य ने विशाल की ओर देखा और फिर पूछा, क्या तुम यहां गाड़ी चलाकर नहीं आए? विशाल ने अपना सिर हिलाया और इस समय उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई।
इसे भूल जाओ, हम तुम लोगों के साथ नहीं जाएंगे। रिया को बीच में फंसना बहुत असहज लगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है, अगर वे नहीं जा रहे हैं तो मैं भी नहीं जाना चाहती। शौर्य नहीं चाहता था कि रिया को हर बार ऐसी मुश्किल स्थिति में डाला जाए। वह जानता था कि वह वास्तव में वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट जाकर देखना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, रिया, तुम बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ सकती हो। सबसे पहले हम बाद में आपके साथ जुड़ेंगे। आखिरकार हमने पहले ही व्यंजनों से भरी एक टेबल का ऑर्डर दे दिया है। वास्तव में शौर्य ने जानबूझकर ये शब्द कहे थे और वह इस समय प्रिया और कनिका को निशाना बना रहा था। आखिरकार विशाल आज उन्हें दोपहर का भोजन खिला रहा था और उसने पहले ही व्यंजनों से भरी एक टेबल का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन वे एक भी निवाला खाए बिना जा रहे थे। शौर्य को लगा कि वे विशाल को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते प्रिया ने उसके शब्दों को सुनते ही उसकी आवाज में अवमानना को तुरंत सुन लिया। उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ, तुम बाद में हमारे साथ आओगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आदित्य के बिना वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट में प्रवेश कर पाओगे? ये सिर्फ खाने भरी एक टेबल है। क्या तुम चाहते हो कि मैं खाने का भुगतान करूं? विशाल ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं, तुम लोग पहले जा सकते हो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। कनिका। विशाल ने कनिका की ओर देखा। वह वास्तव में चाहता था कि वह बाद में उससे मिल सके, लेकिन वह जानता था कि प्रिया सही थी। वे बाद में वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? उसके बाद प्रिया और बाकी लड़कियां आदित्य और रोनित के साथ चली गईं। हार्पर को बस इस बात की खुशी थी कि स्थिति कल रात की तरह अजीब नहीं हुई। हालांकि लड़कियों के जाने के बाद विशाल को लगा कि अब उसे भूख नहीं है। इस समय वह बहुत निराश महसूस कर रहा था। विशाल, इतना निराश मत हो। मैंने कहा था कि हम बगले पर जाएंगे और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम ऐसा करें। बस मुझ पर भरोसा करो। शौर्य ने विशाल को दिलासा देते हुए उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। विशाल ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा इरादा अच्छा था शौर्य, इसे भूल जाओ। चलो बस खाना खाते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं। इसके बाद हम सोने के लिए छात्रावास में वापस चले जाते हैं। शौर्य जानता था कि विशाल को बस यही लगा कि वह जिद्दी हो रहा है। वह मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि वह अब उतना चुप नहीं रह सकता जितना वह रहना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि ज्यादातर समय विशाल और उसके बाकी रूममेट्स को उसके कारण उपहास और अपमान का सामना करना पड़ता था। शौर्य भी इस स्थिति से बहुत परेशान था, इसलिए शौर्य ने राकेश खुराना को कॉल करने से पहले अपना सेल फोन निकाला। राकेश, मैं बाद में अपने दोस्तों के साथ वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट जाऊंगा। अगर यह तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो तो क्या तुम मुझे लेने के लिए यहां 2 कारें भेज सकते हो? लाइन के दूसरी तरफ राकेश बहुत सम्मानजनक था। बेशक मिस्टर अग्रवाल, आपके लिए कुछ भी। क्या आप मुझे अपना स्थान बता सकते हो? शौर्य ने फोन पर राकेश को अपनी लोकेशन बताई और तुरंत फोन काट दिया। विशाल ने आश्चर्य से शौर्य को देखा। अरे शौर्य, तुमने अभी किसे कॉल किया? आगे क्या होगा जब शौर्य और विशाल पहुंचेंगे वेलफेयर? विशाल जानता था कि शौर्य बहुत ईमानदार व्यक्ति है, भले ही वह कभी कभी थोड़ा घमंडी हो सकता है। इसके अलावा वह जानता था कि बाकी लड़कियों के चले जाने के बाद शौर्य अपने दोस्तों से झूठ बोलना जारी नहीं रखेगा। हालांकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। क्या शौर्य में वाकई उन्हें वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट में लाने की क्षमता थी? ये कैसे संभव हो सकता है? विशाल का सवाल सुनते ही शौर्य मुस्कुराया। उसे बाद में पता चलेगा। माफ कीजिए सर, क्या आप सभी यहां अपना खाना खाते रहेंगे? इस समय एक खूबसूरत वेट्रेस उनकी टेबल पर आई और उसने उनसे विनम्रता से पूछा। हालांकि वह बहुत विनम्रता से बोल रही थी, लेकिन वह अपने दिल में जो तिरस्कार महसूस कर रही थी उसे छिपा नहीं पाई। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि आज बिल कौन चुकाएगा। हालांकि उसने पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब भी देखा था और वह जानती थी कि सभी खूबसूरत लड़कियों को आदित्य और रोनित पहले ही ले जा चुके थे। उसी समय इस समय रेस्तरां में भोजन कर रहे अन्य लोग भी शौर्य, विशाल और बाकी लड़कों को देखकर हंस रहे थे। यही कारण था कि सुंदर वेट्रेस उनसे पूछने आई कि क्या वे वहां अपना भोजन जारी रखना चाहते हैं। नहीं, बस हमारे लिए सारा खाना पैक कर दो, हम इसे बाद में वहां के भोजन का आनंद लेने के लिए वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट में लाएंगे। शौर्य उसकी आंखों में घृणा देख सकता था। वह विशाल को इस समय इस रेस्तरां में खाना जारी रखने की अनुमति कैसे दे सकता था? हालांकि
उसे लगा कि मेज पर रखा सारा खाना बर्बाद करना वाकई अफसोस की बात है। सुंदर वेट्रेस और उनके आसपास के लोग शौर्य की बातें सुनते ही लगभग हंस पड़े। इज ही फूल? तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम वाकई इस रेस्टोरेंट से अपना खाना पैक करके वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट में डिनर के तौर पर ले जाना चाहते हो? क्या उसे नहीं पता कि वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट खाना भी परोसता है? हा हा हा। मुझे लगता है कि वे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लड़कियां पहले ही 2 लड़कों के साथ चली गई थीं। हा हा हा। मुझे लगता है कि आजकल कॉलेज के छात्रों में शर्म की कोई भावना नहीं है। वे सिर्फ गर्व से शेखी बघाड़ सकते हैं। उनके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। विशाल शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सका। वेट्रेस ने आंखें घुमाईं और शौर्य की ओर देखा और कहा, ठीक है, उस स्थिति में क्या मैं जान सकती हूं कि तुम में से कौन आज बिल चुकाने वाला है? मैं तुरंत बिल चुका दूंगा, विशाल ने जल्दी में जवाब दिया। मेज पर रखे व्यंजनों की कीमत आज आसानी से 50,000 से ज्यादा होगी। यह विशाल के महीने भर के रहने के खर्च का 80% से ज्यादा होगा। शौर्य ने वेट्रेस से प्लास्टिक बैग ले लिए और टेबल पर खाना पैक करना शुरू कर दिया। हालांकि इस समय सभी ग्राहक उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसी समय 3 लग्जरी कारें अचानक रेस्टोरेंट के पास से गुजरीं। उसके बाद तीनों लग्जरी कारें रुक गईं और रेस्टोरेंट के ठीक सामने खड़ी हो गईं। वाह, 3 रोल्स रॉयस फैंटम! अरे, कौन होगा इनमें? उन कारों में से एक की कीमत लगभग 50 करोड़ है। हे भगवान, कार की लाइसेंस प्लेट तो देखो। तीनों लग्जरी कारों की लाइसेंस प्लेट 689 थी। अकेले उस नंबर की कीमत पहले से ही करोड़ों में थी। रेस्टोरेंट में मौजूद हर कोई रेस्टोरेंट से बाहर देखने से खुद को रोक नहीं पाया और यहां तक कि वेट्रेस भी इस समय दंग रह गई। अगर लग्जरी कारों का मालिक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा होता तो वह उससे मिलने के लिए अभी दौड़ पड़ती ताकि वह उसका कुछ एहसान जीत सके। वेट्रेस ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और फिर दरवाजे की ओर बढ़ी। वह देखना चाहती थी कि मालिक खाने के लिए अंदर आएगा या नहीं। इस समय 3 लोग कार से बाहर निकले। इन तीनों लोगों ने काले रंग के सूट पहने हुए थे और वे सभी धूप का चश्मा और कानों में ब्लूटूथ हेडसेट पहने हुए थे। वे वास्तव में बॉडीगार्ड की तरह दिख रहे थे, जो आमतौर पर किसी फिल्म में देखे जाते हैं। इस समय माहौल बहुत गंभीर था। सज्जनों, क्या मैं पूछ सकती हूं कि... सुंदर वेट्रेस तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि तीनों लोगों ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और वे सीधे शौर्य के पास चले गए, जो इस समय खाना पैक करने में व्यस्त था। मिस्टर अग्रवाल! तीनों बॉडीगार्ड ने शौर्य का अभिवादन किया और सम्मानपूर्वक झुके। क्या मिस्टर अग्रवाल? क्या ये बॉडीगार्ड इस मूर्ख को मिस्टर अग्रवाल कह रहे हैं? रेस्तरां में सभी लोग चौंक गए। इस समय विशाल और दूसरे लड़के और भी हैरान थे। क्या हो रहा था? क्या शौर्य वाकई इतना अमेजिंग था? इस समय शौर्य ने आखिरकार सारा खाना पैक कर लिया। दोस्तों, क्यों ना हम कार में बैठ जाएं ताकि हम अब बंगले तक पहुंच सकें? मिस्टर अग्रवाल, कृपया हमें सामान ले जाने दें, आपके लिए खाना। शौर्य के हाथ से पैक किया हुआ खाना लेने से पहले बॉडीगार्ड दौड़े। विशाल और बाकी लड़के शौर्य के पीछे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए, मानो वे कोई सपना देख रहे हों। मिस्टर अग्रवाल, कृपया धीरे धीरे चलें। इस समय खूबसूरत वेट्रेस का चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था और उसने शौर्य का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, जबकि शौर्य ने बस सिर हिलाया। साथ ही उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उसे वास्तव में लोगों द्वारा घूरे जाने की आदत नहीं थी। उनमें से कुछ लोग जल्दी से लग्जरी कारों में सवार हो गए और वे वेलफेयर की ओर बढ़ गए। वहां जाते समय विशाल शौर्य से स्थिति के बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। शौर्य, ये क्या हो रहा है? शौर्य को लगा कि अभी उन्हें सब कुछ बताना उसके लिए बहुत जल्दी है, इसलिए उसने बस इतना कहा, विशाल, मैं तुम्हें जल्द ही सब कुछ समझा दूंगा। बस इतना याद रखना कि हम दोस्त हैं और तुम्हारे साथ जो भी होगा वह हमेशा मेरा मामला रहेगा। विशाल ने सिर हिलाया और उसने शौर्य से कोई और सवाल नहीं पूछा। थोड़ी ड्राइव के बाद वे आखिरकार वेलफेयर में पहुंच गए। शुरू में बॉडीगार्ड को शौर्य और उसके दोस्तों को लाने और यह सुनिश्चित करने का काम भी दिया गया था कि वे वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट में सभी भोजन और मनोरंजन का आनंद ले सकें। हालांकि शौर्य जानता था कि विशाल और बाकी लड़के बॉडीगार्ड के साथ आराम से नहीं रह सकते और मौज मस्ती नहीं कर सकते। वास्तव में शौर्य भी बॉडीगार्ड के साथ सहज महसूस नहीं करता था।
इसलिए जैसे ही वे प्रवेश द्वार के सामने पहुंचे, शौर्य ने बॉडीगार्ड से उन्हें छोड़ने के लिए कहा और उसने उनसे कहा कि वे बंगले के चारों ओर घूमना और अपने आप मौज मस्ती करना चाहेंगे। अरे शौर्य, तुम वाकई बहुत कमाल के हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आज बंगले में प्रवेश करने में सक्षम हैं। राहुल बहुत खुश था जब वे बंगले के चारों ओर घूम रहे थे। अच्छा, मैं यहाँ के बॉस को जानता हूं, तो अब तुम लोग क्या करना चाहोगे? मुझे बताओ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो? शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। शौर्य, क्या तुम जिस बॉस के बारे में बात कर रहे हो वह वही व्यक्ति है जिसने तुम्हें इससे पहले शॉपर कार्ड दिया था? अच्छा, मुझे लगता है कि तुम कह सकते हो कि यह किसी तरह से संबंधित है। यह कुछ हद तक सच था, क्योंकि उसकी बहन शालिनी ही थी जिसने उसे कार्ड दिए थे और उसने ही उसे राकेश से मिलवाया था। विशाल ने तुरंत सिर हिलाया। इस समय लड़के सोच रहे थे कि वे मनोर में क्या कर सकते हैं। पूरा बंगला बहुत बड़ा था और यह पहाड़ के आधे हिस्से को कवर कर रहा था। भले ही बंगले के बाहर का नजारा वाकई खूबसूरत था, लेकिन बाहर करने के लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं था। हॉट स्प्रिंग्स और डाइनिंग एरिया वास्तव में बंगले में मुख्य मनोरंजन केंद्र थे। चूंकि शौर्य पहले से ही इस जगह से अपेक्षाकृत परिचित था, उसने कहा, ठीक है, चलो बंगले के अंदर चलते हैं और हम गर्म झरनों का आनंद लेने से पहले थोड़ा खा सकते हैं। एर्म, शौर्य, मैंने इंटरनेट पर देखा कि वे आमतौर पर बंगले में प्रवेश करने और गर्म झरनों का उपयोग करने के लिए हमसे शुल्क लेते हैं। क्या मैं सही हूं? राहुल ने इस समय जिज्ञासा से पूछा। वास्तव में अगर वह बंगले के बाहर खेल सकता तो वह पहले से ही बहुत संतुष्ट होता। हालांकि अगर वह बंगले में प्रवेश कर सकता है तो यह एक अतिरिक्त बोनस होगा। इस बारे में चिंता मत करो, शौर्य मुस्कुराया। भले ही उसकी बहन ने इस मनोर को खोला था, फिर भी वह इस जगह के मालिकों में से एक था। हर कोई थोड़ा आराम करने लगा। इसके अलावा उन्हें बाहरी परिधि से आंतरिक परिधि में जाने से पहले एक विचित्र पुल से गुजरना पड़ा। शौर्य और लड़कों ने प्रिया और बाकी लड़कियों को अंदर जाते हुए देखा। वे सभी इस समय बंगले के अंदर अपनी तस्वीरें ले रहे थे। देखो, ये शौर्य और उसके रूममेट्स हैं। वे अंदर कैसे घुसे? जैकलिन ने आश्चर्य से कहा जब उसने शौर्य और बाकी लड़कों को अंदर आते देखा। इस समय प्रिया आदित्य के साथ बातचीत में व्यस्त थी। जब उसने जैकलिन की बातें सुनी तो प्रिया ने भौहें सिकोड़ी और फिर मुड़कर उस दिशा की ओर देखा जिस ओर से शौर्य और उसके दोस्त आ रहे थे। निश्चित रूप से यह वास्तव में वे ही थे। वे अंदर कैसे घुसे? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। लानत है, मुझे मत बताओ कि वे चुपके से अंदर घुस आए, यह रोनित ने कहा था। वह अपने चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ शौर्य और बाकी लड़कों को घूर रहा था। जरा सोचिए, वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट किस तरह की जगह थी? क्या कोई भी जब चाहे इस जगह में प्रवेश कर सकता था? आदित्य जैसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपने पिता को कई बार फोन करना पड़ा, इससे पहले कि उसके पिता आखिरकार किसी को मामले को सुलझाने के लिए बुला पाते और सुरक्षा गार्ड से उन्हें अंदर जाने की अनुमति मांग पाते। हालांकि अगर वे अंदर आ भी जाते तो वे केवल वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट की बाहरी परिधि में ही रह सकते थे। हे भगवान, अगर वे वास्तव में यहां चुपके से घुस आए होते तो यह कितना शर्मनाक होता। हाँ, यह वाकई शर्मनाक होता। अगर सुरक्षा गार्ड को उनके बारे में पता चल गया और उन्हें एहसास हुआ कि वे हमें जानते हैं, तो क्या हम भी उनके साथ यहां से बाहर नहीं निकल जाएंगे? लड़कियों ने अपने चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ शौर्य को देखा और वे आपस में चिंतित तरीके से बड़बड़ाने लगीं। विशाल, तुम यहां कैसे आए? कणिका ने कोई अटकल नहीं लगाई। इसके बजाय वह बस विशाल की ओर चली गई और उससे धीमी आवाज में पूछा। वह स्पष्ट रूप से उसके लिए चिंतित थी। हम सामने के दरवाजे से अंदर आए, शौर्य ने तुरंत जवाब दिया। उसके बाद विशाल ने कणिका की ओर देखते हुए सिर हिलाया। हाँ, मुख्य प्रवेश द्वार। क्या तुम्हें लगता है कि सुरक्षा गार्ड वास्तव में इतने अंधे होंगे कि तुम्हें सामने के प्रवेश द्वार से जाने देंगे? जैकलीन, जो इस समय अपना सिर खुजला रही थी, तुरंत शौर्य पर चिल्लाई। उसने कसम खाई कि अगर आज उसे शौर्य की वजह से इस जगह से बाहर निकाल दिया गया तो वह निश्चित रूप से उसके चेहरे पर 10 थप्पड़ मारेगी। प्रिया को इस बात की भी चिंता थी कि अगर शौर्य और उसके दोस्त सच में चुपके से अंदर आ गए तो क्या होगा। इसलिए वह आगे बढ़ी और अपने चेहरे पर सख्त भाव के साथ शौर्य के पास गई और कहा, शौर्य, मुझे उम्मीद है कि तुम हमें अब सच बता पाओगे। अगर तुम सच में आज चुपके से अंदर आए हो
तो बेहतर होगा कि तुम हमें पहले ही बता दो ताकि आदित्य हमें समाधान निकालने में मदद कर सके। हाँ, कृपया सभी के लिए स्थिति को खराब मत करो, आदित्य ने यह वाक्य जोड़ा। इस बीच आदित्य ने खुद से सोचा, प्रिया के दोस्त इतने अजीब क्यों हैं? शौर्य चुप था क्योंकि वह उन्हें लगातार चिल्लाते और डांटते सुन रहा था। वह इस समय बहुत असहाय महसूस कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से सामने के दरवाजे से अंदर आया था और अब वह उन्हें सच बता रहा था। वे उससे क्या कहने की उम्मीद कर रहे थे कि वह कुत्ते के बिल से रेंग कर अंदर आया था। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बंगले में ले आऊंगा और हम सब साथ में कुछ मौज मस्ती कर सकते हैं। हम खा सकते हैं, गर्म पानी के झरने में बबल बाथ का आनंद ले सकते हैं और यहां की अन्य सभी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं, शौर्य बोला। वास्तव में शौर्य द्वारा उन्हें अंदर लाने की पेशकश का एकमात्र कारण केवल रिया थी। इस समय रिया भी शौर्य के लिए थोड़ी चिंतित महसूस कर रही थी। उसे डर था कि शौर्य इस वजह से मुसीबत में पड़ जाएगा। भले ही वह उन्हें अच्छे इरादों से अंदर लाने की पेशकश कर रहा था, लेकिन हर कोई उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह कोई बेवकूफ हो। तुमने अभी क्या कहा? तुम हमें बंगले में लाना चाहते हो? क्या तुम जानते भी हो कि तुम कौन हो? अपनी शक्ल देखो आईने में। क्या तुम्हें वे अंगरक्षक नहीं दिख रहे जो बंगले के बाहर पहरा दे रहे हैं? जैस्लिन ने गुस्से से पूछा। लड़कियों का समूह आपस में बातें करने लगा। हम यहां 14 हैं। अगर हम खाने की कीमत के बारे में बात न भी करें तो भी गर्म पानी के झरने में प्रवेश करने में ही कम से कम 10 लाख खर्च होंगे। इसके अलावा अगर हम बंगले में खाना खाते तो हमें कम से कम 15 से 20 लाख खर्च करने पड़ते। अगर आज यहां कम लोग होते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए यह थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोग हैं। आदित्य ने शौर्य की तरफ देखा और वह उस पर तीखे अंदाज में मुस्कुराया। प्रिया खुद को भावुक हुए बिना नहीं रह सकी जब उसने सुना कि आदित्य ने उनके लिए पहले से ही सब कुछ सोच लिया है। उसके बाद एलिस ने अपने चेहरे पर असहाय भाव के साथ शौर्य की तरफ देखा और कहा, भूल जाओ, क्यों ना हम अभी चले जाएं और अगली बार फिर से आए, ताकि अगर वे पकड़े गए तो शर्मिंदा ना हो। नहीं, हमें सिर्फ इस कंगाल की वजह से क्यों जाना चाहिए? हाँ प्रिया, हमें क्यों जाना चाहिए? हम आखिरकार यहां आ गए हैं और मैं इस जगह को देखना जारी रखना चाहती हूं। सभी लड़कियां अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ शौर्य को घूर रही थीं। दरअसल प्रिया ने जानबूझकर वे शब्द कहे थे क्योंकि वह शौर्य को जाने के लिए मजबूर करना चाहती थी। हालांकि इस समय शौर्य ने केवल कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं तो आप बस मेरे साथ आ सकते हैं। यह वास्तव में आप पर निर्भर है। आप चाहे तो आ सकते हैं। उसके बाद शौर्य ने रिया को देखा और फिर कहा, रिया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अगर तुम मुझ पर भरोसा करो, बस मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें बंगले में ले जाऊंगा। रिया ने सिर हिलाते हुए अपने दांत पीस लिए। उसके बाद शौर्य ने उनमें से कुछ को पुल के पार ले गया। हाँ, बस इंतजार करो और देखो, शौर्य को बाद में जरूर खदेड़ दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वह हमें फंसाएगा और शर्मिंदा नहीं करेगा, जैस्लीन ने चुपचाप देखते हुए कहा। वाकई ये कितने बेशर्म हैं। आदित्य भी शो देखने के लिए इंतजार करते हुए एक तरफ खड़ा हो गया। हालांकि अगले ही सेकंड में उनकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि शौर्य को तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि शौर्य बंगले में घुसने में कामयाब रहा। इसके अलावा शौर्य को देखकर अंगरक्षकों के झुंड ने भी सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। क्या हो रहा है? आदित्य ने अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ पूछा। जैकलिन को इतना सदमा लगा कि उसके पास अपने हाथ से अपना मुंह ढकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुरू में वह खुश हो रही थी क्योंकि उसे लगा कि शौर्य को निश्चित रूप से पीटा जाएगा। हालांकि शौर्य बिना किसी परेशानी के अंदर घुस गया। सभी खूबसूरत लड़कियों के चेहरे पर एक बहुत ही जटिल और पेचीदा भाव था और इस समय प्रिया पूरी तरह से अविश्वास में थी। वास्तव में अगर उसने अपनी आंखों से इस स्थिति को नहीं देखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि यह सच था। उसकी नजर में शौर्य हमेशा एक कंगाल के अलावा कुछ नहीं था। वह यह भी जानती थी कि प्रिया उसे शौर्य के साथ संबंध बनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जब से उसने सोचा कि शौर्य ने प्रिया के लिए नकली हेमीज बैग खरीदा है, तब से उसके मन में शौर्य के बारे में बहुत बुरा विचार आ गया था और वह वास्तव में उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे लगा कि वह बस एक उबाऊ कंगाल है। लेकिन अब
वह वास्तव में वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट में अपनी मर्जी से आ जा सकता था। आदित्य के लिए इतने सारे लोगों को बंगले में लाना भी मुश्किल था। प्रिया, अब हमें क्या करना चाहिए? जैस्लिन ने पूछा, जब वह शौर्य और अन्य लोगों को मैनर में प्रवेश करते हुए देख रही थी। इस समय प्रिया ने आदित्य और रोनित की ओर देखा, जो किनारे पर खड़े थे। उसकी आंखों में एक जिज्ञासु नजर थी। चूंकि आदित्य के पिता के पास एम्परर बार से जावेद से निपटने की क्षमता थी, इसलिए प्रिया को लगा कि वे निश्चित रूप से बंगले में प्रवेश करने में सक्षम होंगे, जब तक कि आदित्य के पिता उनकी मदद करने के लिए तैयार हों। इस समय आदित्य के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। निश्चित रूप से ऐसा लगा जैसे शौर्य ने उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे हों। अगर आदित्य लड़कियों को बंगले में लाने में कामयाब हो जाता तो वह शौर्य के बराबर होता, फिर सब कुछ ठीक हो जाता। वह और क्या कर सकता था? आदित्य ने अपने पिता को फिर से कॉल करने का फैसला किया। वह वास्तव में एलिस के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, न ही वह चाहता था कि वह उसे नीची नजर से देखे। इसलिए आदित्य ने अपने पिता को स्थिति के बारे में बताने से पहले जल्दी से अपना सेल फोन निकाल लिया। आदित्य के पिता भी ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा की बहुत परवाह करते थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि किसी ने उनके बेटे को पैसे के मामले में हरा दिया है, वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो वह सुनिश्चित कर सकते थे कि आदित्य लड़कियों के साथ बंगले में प्रवेश कर सके। इसके अलावा उन्होंने आदित्य को आज के खर्च के लिए 10 लाख रुपए देने का भी वादा किया था, ताकि उनके बेटे की प्रतिष्ठा खराब न हो। भले ही यह बहुत सारा पैसा था, आदित्य के पिता को लगा कि प्रतिष्ठा बचाने के लिए यह जरूरी था। हाँ, क्या बड़ी बात है। चलो प्रिया, मैं आज सभी को बंगले में ले आऊंगा, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम वाकई कमाल हो आदित्य। एक कंगाल की तुलना तुमसे कैसे की जा सकती है? इस समय जैस्लिन और अन्य लड़कियां भी आदित्य के लिए जयकार कर रही थीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रवेश शुल्क 50,000 रुपए था, जिसमें हॉट स्प्रिंग सेवाएं, भोजन, सोना और अन्य सेवाएं शामिल नहीं थीं। उन 8 के लिए प्रवेश शुल्क पहले ही 5 लाख खर्च हो चुका था। तो क्या होगा अगर शौर्य उन्हें अंदर ला सके? मुझे लगता है कि वह केवल इतना ही कर सकता है कि उन्हें इधर उधर देखने दे। मैं आज सभी को बॉलिंग खेलने के लिए पैसे दे सकता हूं। आदित्य और रोनित ने एक दूसरे को आंख मारी। वे सभी आदित्य के साथ बंगले में चले गए। वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट की आंतरिक परिधि वास्तव में बाहरी परिधि से बहुत अलग थी। उन सभी को ऐसा लगा जैसे वे अभी अभी किसी नई दुनिया में आए हों। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दूसरे प्रांतों के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली लोग भी इस प्रतिष्ठान को स्वर्ग क्यों मानते थे। यह वास्तव में स्वर्ग जैसा महसूस हुआ। जब प्रिया बंगले में दाखिल हुई तो चौंक गई, लेकिन जल्द ही वह थोड़ा शांत होने लगी। दोस्तों, देखो, यह क्या है? इस समय जैकलीन, जो सेल्फी लेने की तैयारी में अपना मेकअप लगाने में व्यस्त थी, ने महसूस किया कि वहां एक सुंदर अटारी थी, सामने झरने के साथ खूबसूरत गर्म पानी के झरने के ऊपर। इस समय कुछ लोग अटारी में खाना खा रहे थे। उनके आसपास का पानी का कोहरा वाष्पित हो गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास इंद्रधनुषी बिस्तर है। अटारी की ओर देखने वाले सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग बादलों पर भोजन कर रहे हों। यह बेहद खूबसूरत था। प्रिया को भी यह वाकई खूबसूरत लगा। वह ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि वह वास्तव में चाहती थी कि इस समय वह वहां भोजन कर रही हो। क्या यह माइक्रो डाइनिंग मंडप है? हाँ, यह माइक्रो डाइनिंग मंडप है, आदित्य ने ईर्ष्या भरे लहजे में कहा। आदित्य, माइक्रो डाइनिंग मंडप में प्रवेश करने और भोजन करने में कितना खर्च आता है? नाम पहले से ही बहुत बढ़िया लगता है। यह वास्तव में महंगा होना चाहिए, है ना? जैस्लिन ने लड़कियों को देखते हुए पूछा। बहुत महंगा? यह सिर्फ महंगा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस माइक्रो डाइनिंग मंडप में प्रवेश करने और इसका उपयोग करने में कितना खर्च आता है? भोजन की कीमतों को छोड़कर इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। कीमत सुनते ही सभी चौंक गए। इस जगह में प्रवेश करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लानत है। इसके अलावा आदित्य को बाकी लोगों की तुलना में इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी थी। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे भी हों तो भी आप यहां खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि यहां खाने के लिए आपकी एक खास पहचान होनी चाहिए। केवल बहुत अमीर और शक्तिशाली लोग ही यहां अपने खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। इस समय प्रिया चौंक गई। अरे,
वहां देखो प्रिया, आदित्य, ऊपर देखो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे लोग वाकई शौर्य और उसके रूममेट्स जैसे दिखते हैं। लोगों के समूह को बहुत देर तक घूरने के बाद जैकलिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। कनिका ने सिर हिलाया और फिर कहा, तुम सही हो, मैं यहां से विशाल को देख सकती हूं। प्रिया के दिल में एक झटका लगा जब वह आदित्य और रोनित साथ माइक्रो डाइनिंग पवेलियन पर बैठे लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह वास्तव में शौर्य और उसके रूममेट्स जैसा दिखता था। असंभव। प्रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक कंगाल वहां कैसे रह सकता है? यह बिल्कुल असंभव था। रिंग रिंग रिंग। तभी प्रिया को एक फोन आया। यह रिया का फोन था। प्रिया, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? सभी व्यंजन पहले ही परोसे जा चुके हैं। मैं तुम्हें देख सकती हूं। यहां ऊपर देखो। यहां से दृश्य वास्तव में अद्भुत है। तुम क्यों नहीं आकर हमारे साथ शामिल हो जाती? प्रिया ने रिया को माइक्रो डाइनिंग मंडप पर खड़े देखा और उन्हें जल्द से जल्द आकर उनके साथ शामिल होने का इशारा किया। हे भगवान, ये वास्तव में शौर्य, रिया और बाकी लड़के हैं। यह इस समय जैस्लिन ने सांस रोक ली। यह अविश्वसनीय था। आदित्य और रोनित के चेहरे पर भाव तुरंत बदल गए। ऐसा लग रहा था कि वे आज कभी भी अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएंगे। प्रिया, चलो अब ऊपर चलते हैं। जैस्लिन अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बंगले में रहने वाले कई अमीर और कुलीन लोग पहले से ही ईर्ष्या से उन्हें घूर रहे थे। वह इस समय बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी। प्रिया ने अपने होंठ को थोड़ा सा काटा और कहा, हाँ चलो ऊपर चलते हैं। उसे ऊपर जाकर शौर्य से पूछना पड़ा कि आखिर क्या हो रहा है, अन्यथा वह निश्चित रूप से रात को सो नहीं पाएगी। रोनित ने अपने चेहरे पर घबराहट भरे भाव के साथ आदित्य को देखा और कहा, भाई आदित्य, ऐसा लगता है कि वह कंगाल जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि हमें उसे और चुनौती देने के बजाय बस चले जाना चाहिए। रोनित पहले से ही भयभीत था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शौर्य इतना शक्तिशाली होगा। आदित्य ने ठंडी सांस ली और कहा, लानत है, तुम उससे क्यों डरते हो? मुझे नहीं लगता कि यह कंगाल इतना शक्तिशाली हो सकता है। चलो, हमें ऊपर जाकर पता लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऊपर की ओर शौर्य, विशाल, रिया और बाकी लड़के माइक्रो डाइनिंग मंडप पर बैठे थे। वे बंगले के आसपास के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा कर रहे थे। शौर्य ने भी वही जवाब दिए जब रिया ने उससे पूछा कि वह ऐसा कैसे कर पाया। हालांकि शौर्य ने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि जैक आज इस हद तक जाएगा। उसने सोचा कि आज माइक्रो डाइनिंग मंडप पर भोजन का आनंद लेना उनके लिए वास्तव में महंगा होगा। हालांकि जैसा कि उसने इसके बारे में सोचा, जावेद के लिए ऐसा करना स्वाभाविक था क्योंकि पूरे बंगले का स्वामित्व उसकी बहन और उसके पास था। शौर्य ने अपने दिल में एक अलग तरह की उत्तेजना महसूस की। इस समय प्रिया और अन्य लड़कियां पहले से ही माइक्रो डाइनिंग मंडप में आ चुकी थीं। इस समय प्रिया के चेहरे पर थोड़ा बदसूरत भाव था। आखिरकार वह हमेशा से ही उसे लगता था कि शौर्य एक कंगाल है और हमेशा उसे नीची नजर से देखती थी। हालांकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह शौर्य की पीठ को ही देख पा रही थी और वह उसे ऊपर से देख रही थी और इससे उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। शौर्य, तुम यहां कैसे आ सकते हो? यह पहला सवाल था जो प्रिया ने आते ही पूछा। हालांकि वह वास्तव में उसके जवाब से बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि शौर्य उसे बता देगा कि वह वास्तव में बहुत अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर वह वास्तव में बहुत अमीर होता तो यह निश्चित रूप से प्रिया को और भी असहज महसूस कराता। हाँ शौर्य, तुम यहां भोजन कैसे कर सकते हो? यह बहुत महंगा है। जैस्लीन ने शौर्य से नरम और कोमल स्वर में बात की क्योंकि उसे इस समय थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इस बीच आदित्य और रोनित भी इस समय आ गए। शौर्य मुस्कुराया और फिर बोला, ओह, मैं मैनेजर को जानता हूं और उसने मेरे लिए यहां अपने दोस्तों के साथ भोजन का आनंद लेने की व्यवस्था की है। इस समय सभी को बहुत उलझन हो रही थी। भले ही शौर्य यहां के मैनेजर को जानता हो, लेकिन क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं था? प्रिया अविश्वास में शौर्य को घूर रही थी। उसके बाद रिया खुद को सच्चाई सबके सामने प्रकट करने से नहीं रोक सकी। उसने सभी को बताया कि शौर्य मैनेजर को कैसे जानता था और मैनेजर ने उसे आज मैनर में क्यों आमंत्रित किया था। इस समय प्रिया को आखिरकार राहत मिली। रिया, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि शौर्य ने पहले जो महंगा हेमीज बैग खरीदा था और जिसके कारण वह इस तरह की जगह पर प्रवेश कर सकता है और भोजन कर सकता है,
वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने मैनेजर की बेटी को कार दुर्घटना में बचाया था? क्या यही कारण है कि उसे इतना बढ़िया व्यवहार मिल रहा है? रिया ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। शौर्य वाकई बहुत भाग्यशाली है। मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। इससे मैं बहुत डर गई, प्रिया ने मन ही मन सोचा। इस समय वह थोड़ा और राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई और आदित्य ने भी शौर्य के शब्द सुनते ही गहरी सांस ली। शौर्य को शायद उनके जैसे दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चों की तुलना में और भी बेहतर व्यवहार मिल रहा होगा। हालांकि यह सब दूसरों द्वारा उसे दिया गया एक उपकार था। आज के बाद शौर्य क्या होगा? प्रिया और दूसरी लड़कियां स्पष्टीकरण के बाद बहुत बेहतर महसूस कर रही थीं। बेशक शौर्य देख सकता था कि प्रिया अब उसके लिए वैसी घृणा महसूस नहीं कर रही थी जो वह इससे पहले महसूस करती थी, लेकिन उसके प्रति उसके मन में कोई कृतज्ञता भी नहीं थी। इसका मतलब था कि उसे लगा कि वह अपनी उपस्थिति से ही शौर्य को पहले से ही अपमानित कर रही थी। शौर्य इस बारे में सोचते हुए मुस्कुराया। ओह, देखो, क्या यह एक ऑयल पेंटिंग है? क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी प्रसिद्ध कलाकार द्वारा चित्रित की गई है? लोगों की भीड़ आरामदेह और आरामदायक माहौल में एक साथ बैठकर खा पी रही थी। इस समय जैकलिन अटारी के 4 खंभों पर लटकी 4 पेंटिंग्स को देख रही थी। उनमें से एक विदेशी इतिहास के एक प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा बनाई गई प्राचीन तेल चित्रकला थी और जैकलिन उसे एक नजर में पहचान सकती थी। मुझे लगता है कि यह असली है, शौर्य ने हंसते हुए जवाब दिया। इस जगह पर बहुत कम नकली या जाली सामान दिखाई देते थे। हर चीज में बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम ऐसा सोचते हो? बेशक यहां सब कुछ असली है, आदित्य ने शौर्य की बातें सुनकर व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया। वह अभी अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटा था और बेशक विदेशी कलाकृति की सराहना करना उसकी एक खासियत थी। शौर्य एक कंगाल था और वह आज रात सभी को यहां आमंत्रित करने की क्षमता रखता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं जानता था। इसके अलावा शौर्य को स्पष्ट रूप से कला के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आदित्य को उस पर हमला करना पड़ा ताकि वह किसी और तरीके से अलग दिखाई दे। इस पेंटिंग की बाजार में कीमत 1-2 करोड़ है। यह एक बहुत ही कीमती और महंगी पेंटिंग है। दीवार पर लगी अन्य 3 पेंटिंग भी बहुत कीमती हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों यहां भोजन करने में बहुत खर्च होता है। हे भगवान, क्या यह वास्तव में 1 करोड़ रुपए है? इस समय सभी लड़कियां बहुत प्रभावित थीं। जैकलिन और भी ज्यादा उत्साहित थी। मुझे आज रात इन सभी महंगी पेंटिंग के साथ एक तस्वीर लेनी है। सभी फिर से हंसने लगे। उसके बाद शौर्य दीवार से पेंटिंग को हटाने से पहले खड़ा हो गया और उसने कहा, अगर तुम चाहो तो इसे नीचे उतार कर देख सकते हो। अरे अरे अरे, हे भगवान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो शौर्य? क्या तुम्हें यकीन है कि अगर पेंटिंग को कुछ हो गया तो तुम उसका खर्च उठा पाओगे? आदित्य ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी करते हुए चिल्लाया। दूसरी तरफ रोनित ने भी कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए मेजबान हो क्योंकि किसी ने तुम्हें आज यहां डिनर के लिए आमंत्रित किया है? हालांकि प्रिया ने कुछ नहीं कहा, वह शौर्य को घूर रही थी। उसके बाद उसने निराशा में बस अपना सिर हिलाया। प्रिया को लगा कि शौर्य हमेशा दूसरों की तुलना में कमतर था, चाहे वह कुछ भी करने की कोशिश करे। उसकी तुलना आदित्य से कभी नहीं की जा सकती। चाहे जो भी हो, वह वाकई शर्मनाक था। दरअसल शौर्य ने पेंटिंग को हटाने का एकमात्र कारण यह था कि वह उनके साथ एक करीबी रिश्ता बनाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से हर कोई उसे एक लापरवाह व्यक्ति के रूप में देखता था। शौर्य ने इसे भूल जाने और पेंटिंग को वापस दीवार पर लगाने का फैसला किया। हालांकि उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था और उसने इसे सही कोण पर नहीं रखा, जबकि इस समय हवा का एक झोंका उनकी दिशा में आया। पेंटिंग उड़ गई और सीधे झरने के नीचे पानी में उड़ गई। क्या? इससे सभी लोग चौंक कर जोर से चिल्ला उठे। यहां तक कि प्रिया भी खड़ी हो गई क्योंकि वह पूरी तरह से चौंक गई थी। अब क्या होगा? क्या रवि को देना होगा इसका जुर्माना?